राव साहब, मैं सबसे पहले तो ये 27 दिसंबर पे आपसे जानना चाहूँगा, आज भी हमने देखा कि जो माजी के अंदर जिस तरह वो उनका किरदार रहा, 90s की सियासत में उनका किरदार रहा, फिर शहादत के दिन तक वो जब पाकिस्तान आई तो उनको पता था थ्रेट थी, एक धमाका ऑलरेडी कराची में हुआ था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीरों में तो वो एक बड़ा हिस्सा हैं, बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जाता है, उनके विजन को याद किया जाता है, अमली तौर पर भी सियासत में हिस्सा हैं, वही विजन अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सान्या था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत रावलपिंडी में हुई, और ये हमारी ज़ौक़ बदकिस्मती है कि लियाकत अली ख़ान हों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, ऐसे लीडर जो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जहां लगा लोगों को कि ये पाकिस्तान के लिए कोई एक अच्छे लीडर बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरशार है और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, तो वो उनको मंजर से हटा दिया गया। तो ये एक पाकिस्तान की कह लें कि चेकर्ड हिस्ट्री जिसको कहते हैं वो है, इस हवाले से अगर बात की जाए। मेरी खुशकिस्मती कह लें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सियासत में कदम रख रहे थे, मैं प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म था, तो वो उनकी लॉन्चिंग मैंने देखी, उनका जो हमारे शहर में पहली उनकी छोटा सा इज्तिमा था उसमें आए वो, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। यानी बचपन था उस वक्त, तो ये आइडिया नहीं था कि कितने बड़े लीडर हैं ये, तो वो हुई। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो ने जब 86 में लाहौर में कदम रखा, उस जलसे में भी मैं मौजूद था, तो वो बेनज़ीर भुट्टो से फिर एज लॉयर भी इंटरेक्शन रहा, एक वर्कर के तौर पे भी रहा, फिर देन एज जर्नलिस्ट तो बहुत रहा हमारा उनसे मिलना जुलना ताल्लुक सारा, और पीपल्स पार्टी के करीबी लोगों से। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उसका शौक़ कह लें, दुख कह लें, तो वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो वापस आई थी, वो यकीनन उस वक़्त एक बिल्कुल बदली हुई खातून थी और बिल्कुल बदली हुई लीडर थी, और उनकी अप्रोच और सोच, और लगता था कि वो अब जिस नज़रिए से आई हैं, जिस तरीके से आई हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन शायद नज़र लग जाती है हमारी मुल्क को, या अल्लाह ताला सलामत रखे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। मैं राव साहब, अब जो मौजू हम बात कर रहे थे, मैं उस पर भी आपसे जानना चाहूँगा कि अब इमरान खान साहब ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार है। अब एक तरफ से कहा गया था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, माफ़ी के लिए भी तैयार है। देखिए, ये बयानात है, लफाजी मैं कहता हूँ इसको कि ये लफाजी है, माफ़ करने को तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, या माफ़ी मांगेंगे तो मसाइल हल होंगे और ये नहीं होंगे। देखिए, वो प्रोसेस 9 मई से ऑनवर्ड चल रहा है, उसके सज़ाओं का प्रोसेस चल रहा है, ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, उसमें बहुत से लोगों की माफ़ी भी हो चुकी है जो एक ख़ास 2-3 ख़ास जमातों में चले गए, और वो इस वक्त वज़ीर भी है, उनमें से बहुत से जो एक्यूज़ भी थे। तो ये मामला पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह से चलते रहते हैं, ऊंच नीच सियासी जमातों की और बाकी चीज़ें। लेकिन मसला ये है कि क्या सियासी जमातों की ख्वाहिशात पे, सियासी जमातों को सहूलत देने के लिए, किसी को इक़्तिदार में देने के लिए, किसी को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, किसी को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए, ये मामलात जो हैं इसी हद तक हम महदूद रहेंगे, या पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचेगा, सियासी जमातों से हट के, सियासी लीडरों से हट के। सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि हमारी हुकूमत, सियासत और मईशत, आप कह लें कि अगर मैं कहूँ कि स्टैंड स्टिल है तो ये गलत नहीं होगा। इस डेडलॉक को तोड़ना बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। ये जो टॉक्स सीरियस है नहीं सीरियस, मेज़ पे बैठना पीटीआई का हुकूमत के साथ और हुकूमत का भी पीटीआई के साथ बैठना, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसका नतीजा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। इसमें मैं समझता हूं कि फायदा किसको है, नुकसान किसको है इस बैठने का? पाकिस्तान को फायदा होगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा। ये चीजें आगे चलेगी, और आई एम श्योर कि चलेगी, लाजमी चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जब एक दफ़ा आप आ जाते हैं टेबल पे, आप चले जाएं फिर आ जाएं चले जाएं, वो लगा रहता है, उसमें मुतालबात आते हैं, नहीं माने जाते हैं। जब आप टेबल पे बैठते हैं इतनी कश्मकश के बाद,
तो यकीनन कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बैठते हैं। ऐसे नहीं आप बैठ जाते हैं कि जी एक दिन आपका दिल किया कि आप अपने सड़क पे एहतजाज नहीं करना और आके धरना नहीं देना और आपने टेबल पे बैठना है, तो ये ऐसे हवा में चीज़ें नहीं होती, पीछे सोच होती है। मेरा ख्याल है पीटीआई ने भी सब कुछ करके देख लिया है, अपना मैक्सिमम उन्होंने जोर लगा लिया है। अगर वो कंटिन्यूसली उसी जोर पे लगे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और मुजमिल होने से बेहतर है कि आप सियासत की मेज़ पे बैठे और सियासी तौर पे अपनी तवानाई को दोबारा से मुज्तमे करें और बेहतर करें अपने सूरत हाल को और मामलात को लेके उसको आगे चलें। मसला ये है कि ये लड़ाई जब अपोजिशन में होते हैं आपने हर महाज पे लड़ाई लड़नी होती है, उसमें पार्लियामेंट भी है, आप पार्लियामेंट में बड़ी तादाद में मौजूद है, अदालत है, अदालतों में आप केसेस अपने लड़ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ आपने पिटिशंस की हुई हैं, ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, तो अभी 9 मई के जो हैं वो अपीलों में जाएंगे, तो ये एक होता है। सड़क का होता है, सड़क का उन्होंने पूरा 3 साल भरपूर तरीके से वो कर लिया है। उसके बाद अब है टेबल की बात। मेरा ख्याल है कि टेबल पे जब आप बैठ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और ज़रूर निकलता है। जो बयानात की हद तक अगर मैं कहूँ तो बयानात की हद तक जो कमेटीज़ के लोग हैं उनके तरफ से कोई हौसला शिकन बात नहीं सुनने में आई। इमरान खान साहब ने भी बहुत सी चीज़ें कंसीड की हैं, वो पीछे हटे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो रिमिटेंस की एक थी उसको भी उन्होंने इस हद तक महदूद कर दिया कि अगर आप ज़्यादा पैसे भेजें तो थोड़े भेजें, तो वो भी उसके भी आगे उन्होंने डेडलाइन को आगे कर दिया कि अगर फ़लाँ तारीख तक ये नहीं होता, शायद 31 जनवरी उन्होंने दी है डेट कि 31 जनवरी तक अगर ये नहीं होता तो हम फिर भरपूर तरीके से सिविल नाफरमानी मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर वटेवर जो भी करेंगे। उसमें उनकी हो सकती है कि ट्रंप आ जाएंगे इक़्तिदार में और अमेरिका की पॉलिसी क्या होती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, फिर IMF के रिव्यू होना है, वो पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, या बाकी मामलात के ऊपर जो इंटरनेशनल की थोड़ा बहुत बातें हो रही हैं मुख्तलिफ सज़ाओं के हवाले से भी, तो उस पर किस किस्म की आती है वाइब। इमरान खान भी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कल को ये हो कि ट्रंप आए और वो इधर देखे ना मुड़ के पाकिस्तान की तरफ, तो इमरान खान साहब तो नहीं उधर उस बास्केट में सारे अंडे तो अपने नहीं रख सकते, इसलिए उनका टेबल पे बैठना बिला मकसद नहीं है, इसका कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। और क्या जो मंसूबा साज थे उन तक कार्रवाई जो है वो अब कब तक होगी? क्या जल्दी अब ये देखने को मिलेगा कि वो भी इसी कटहरे में आएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? और फिर एक अहम मामला ये भी है कि ये भी मशरूत है ये फैसला अदालती अहकामात से। अभी अदालत ने कहा है, और क्योंकि इन तमाम तर लोगों के जो घर वाले थे, अजीज़ व क़ारिब थे जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अदालत को कहा था कि आप जो है इस केस का फैसला सुनाने दें फौजी अदालतों को, तो फिर ये प्रोसीड हुआ था। तो राव साहब, अब मंसूबा साजों तक कब तक कार्रवाई का दायरा कार आपको लगता है कि चला जाएगा, या फुल स्टॉप लग गया है ये सजाएं देने के बाद? देखिए, आज DG ISPR ने बड़े वजाहत से कहा है कि ये इंसाफ का सिलसिला जो जिम्मेदारान है, मास्टरमाइंड हैं, इस पूरी साजिश के पीछे थे, उनकी सज़ा तक नहीं रुकेगा। तो ये सिलसिला तो चलेगा, वो जो उन्होंने अगर कहा है तो यकीनन उनके जहन में भी टाइम फ्रेम भी होगा, चीज़ें भी होगी। जनरल फैज़ के हवाले से भी बात हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने उस पर तबसरा नहीं किया, इसी से लिंक करने के हवाले से कि क्या उससे भी लिंक होंगे ये सारे, और मिलिट्री ट्रायल उसमें हो सकता है PTI के रहनुमाओं का, तो वो उसको उन्होंने हसास मामला करार दिया फ़िलहाल, तो उस पर उन्होंने बात नहीं की, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा उस पर कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। जहाँ तक इन लोगों की बात है, ये जो सज़ाएँ तो उनको हुई हैं, लेकिन मैं इसको एक समझ रहा हूँ कि मामला आगे बढ़े हैं, ये पेश रफ्त है बहुत बड़ी। उससे हुआ ये कि एक तो ये लोग अब सिविलियन कस्टडी में आ जाएंगे, तो जो किसी ने मिलना मिलाना होगा, उन्होंने आगे अपील करनी होगी, वो प्रोसेस जो है एक आगे वो चल पड़ेगा। तो उस तरीके से एक तरह से एक रिलीफ की तरफ ये बढ़ सकते हैं। अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद है तो यकीनन उनको भरपूर तरीके से यानी सज़ा होनी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए, भुगतनी भी चाहिए, बिल्कुल वो चलेगा। लेकिन ये आगे अब अपील की एक तरफ चल पड़ेंगे मामलात। सुप्रीम कोर्ट जो है 85 लोगों के मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, और मुझे समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे इतना अरसा क्यों रखा और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स पे अभी तक फैसला क्यों नहीं किया। क्योंकि इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम बाहर की मिसाल देते हैं, आज DG ISPR साहब ने दी, बाकी लोग भी बात करते हैं, हुकूमत भी बात करती है, कंपैरिजन ड्रा करते हैं। उन्होंने देर नहीं लगाई, उन्होंने भले आम अदालतों में किया, लेकिन उन्होंने देर कोई नहीं लगाई।
उन्होंने फौरी तौर पे सारी चीज़ें इकट्ठी की, छोटे थे बड़े थे, बाअसर थे बेअसर थे, सबको इकट्ठा करके उन्होंने जो जो सबूत आते गए फौरी तौर पे ट्रायल करके उनको सजाएं दे दी। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी थी, उसमें एक्सपीडिशियस जस्टिस भी हुआ है और किसी ने कोई उंगली और आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसे मामलात में इसी तरह से होना चाहिए। आप अगर इसको लटकाते हैं, देर करते हैं, किसी वजह से भी होता है, तो वो फिर शफाफियत पे सवाल उठते हैं, लोग क्वेश्चन उठाते हैं, इतराज़ात शुरू हो जाते हैं। तो आज जितनी वजाहत और सराहत से उन्होंने अपना सारा केस बयान किया ट्रायल के हवाले से, कानूनी नुकात के हवाले से, तो ये बहुत पहले होना चाहिए था ये चीज़ें तो। और हुकूमत को भी थोड़ा सा को हाथ बटाना चाहिए था इस सिलसिले में। सिर्फ ये DGISPR पे ना छोड़ दे कि वो हर बात पे किसी भी मामले के मुतल्लिक़ को इंटरनेशनल हो, मुकामी हो, कोई भी हो, हर मामले पे उन्होंने ही जवाब देना है और उन्होंने तफसील से बात करनी है। ये सरकारी फ़ौज ज़फ़र मौज किस लिए है, इनको भी तो कोई बात करनी चाहिए। ये भी इसी तरह लॉजिक से बात कर सकते हैं, इस तरह अपनी दलील से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मसला इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब मिलिट्री कोर्ट्स के कानूनी हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जब फैसला देगी, से वो कहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता था, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये लोग तो गिरफ्तार भी रहे, सजाएं भी हो गई, 1.5-2 साल से जेल में भी हैं। उसके बाद उनका वो सारा जो सिलसिला है, क्या नए सिरे से ट्रायल होगा उनका? अगर वो फिर वो दोबारा से ट्रायल होगा, फिर डबल जेपर्डी का आ जाता है कि एक दफ़ा आपका ट्रायल हो गया, सजाएं हो गई हैं। इसमें से भी कहा जा रहा है कि जी कुछ लोगों को सजाएं हो गई थी, ATA से रिहाई हो गई थी, इधर से सजाएं हो गई हैं। तो वो इस तरह के मामला, इसमें मैं यही कहता हूँ कि जितना ट्रांसपेरेंट, जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से इसको निपटा दिया जाए या जाता तो बहुत अच्छा होता। स्टिल इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट से कि वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में फैसला कर दे, ताकि ये मंतकी अंजाम को पहुंचे। जो जिम्मेदारान है उनको बिल्कुल निशाने इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेबल नहीं है चीज़ें। इस किस्म की अगर आप इजाज़त दे देंगे तो फिर आप मुल्क में ऐसी बेअमनी और बदअमनी पैदा होगी कि आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कहाँ खड़ी होंगी फिर, अगर आप उन पे हमलों की इस तरह से इजाज़त दे दें।